नमस्ते मित्रों, राम राम। आप सभी मित्रों का स्वागत है। और मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार को पढ़ रहे थे और ये कक्षाएं जो हैं मित्रों, स्पेशली पीटीटी के लिए, प्री बीएसटीसी के लिए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जहां भी हिंदी व्याकरण आती है उन सब के लिए ये कक्षाएं जो हैं बहुत उपयोगी है। और कक्षाओं को इस तरह से प्रयास किया गया है कि कुछ चुनिंदा पुस्तकों के आधार पर ही आपको मटेरियल देने का प्रयास है और कम समय में अधिक बातें आप तक पहुंचाने का जो है वो एक लघु प्रयास किया जा रहा है। तो मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः जितने भी मित्र जुड़ पाए हैं उन सब का स्वागत करता हूं। मित्रों, जीवन चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां रह गई त्रुटि, इसका सुधार करो। आगे बढ़ने के लिए हमें स्वमूल्यांकन की आवश्यकता होती है और कई बार जब हम ठीक तरह से स्वमूल्यांकन नहीं कर पाते हैं तो जीवन में बार बार हम असफल होते ही जाते हैं। इसलिए हर असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है। ज़रूरत है भीतर झांकने की, कहाँ त्रुटि रह गई, कहाँ कमी रह गई। उस कमी को आप स्वयं ही ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये कमी कोई बाहर वाला बताए उससे ज़्यादा सटीक तरीके से आप अपनी कमी को पहचान सकते हैं। तो आइए अपनी कमियों को स्वयं पहचानते हुए अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाएं और दिन रात मेहनत करते हुए, मुस्कुराते हुए इन कक्षाओं का आनंद लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ें। तो मित्रों, वर्ण विचार पार्ट 3 है आज हमारे समक्ष। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई न कोई सुविचार आपको प्रेरित करने के लिए मित्रों मेरी कक्षा का एक हिस्सा है। तो कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए। हर पल आपके लिए अवसर लेकर आता है। आपकी क्षमता और प्रतिभा पर यह निर्भर करता है कि आप इस पल को कैसे जीते हैं। इस पल का तात्पर्य यह है कि मैं कक्षा ले रहा हूं तो इस पल को किस तरह से जी रहा हूं, और आप अगर पढ़ रहे हैं इस कक्षा में तो आप उस पल को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। अगर इस पल का अच्छे से हमने एंजॉय किया, इसको अच्छे से हमने समझा, सीखा, इस पल का सदुपयोग किया, तो आने वाले पल, आने वाला कल हमारा ही होगा। तो आइए अच्छे भाव से जुड़ते हैं। आप सबको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है और ये भी प्रसन्नता होती है कि कोई बात नहीं, कुछ कम जुड़े, ज़्यादा जुड़े, किसके ये कक्षा काम में आ रही है ये मुझे पता नहीं है ना। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जिसके भी ये भाग्य में कक्षा जा रही है उसके भीतर एक सकारात्मकता का संचार होगा, बस बशर्ते वो भाव के साथ इन कक्षाओं को पढ़े। आइए हम शुरुआत करते हैं मित्रों। सबसे पहले हमने जो पढ़ लिया था वर्ण विचार में, उसमें थोड़ा सा देखते हैं कि वर्ण विचार में हमने क्या पढ़ लिया। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर रहा हूं और गतांक से आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मित्रों हमने पढ़ लिए थे, क्या पढ़ लिए थे मित्रों? स्वर पढ़ लिए थे। संख्या में कितने थे? 11। ठीक है। इन स्वरों की जब हम बात करते हैं तो इनको मोटे तौर पर हमने क्या किया? रस्व और किस में इसको विभाजित कर दिया? दीर्घ में। रस्व स्वरों की संख्या की बात करें तो 4 थे। दीर्घ स्वरों की संख्या की बात करें तो कितने थे? 7 थे। और इसी को अगर मित्र हम और विभाजित करते हैं तो हमने देखा था यौगिक स्वर, और यौगिक स्वर की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 ऐसे स्वर हैं जिनको हमने यौगिक कहा, अच्छे से आपको समझा दिया गया है। और संयुक्त स्वर की बात करें मित्रों तो संयुक्त स्वर हमारे सामने कितने थे? 4 थे। और इनको एक साथ मिलाकर कहें तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और 4 रस्व स्वरों को, मूल स्वरों को, लघु स्वरों को, एक मात्रिक स्वरों को अगर मिलाते हैं तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। फिर मित्रों उसके बाद हमने देखा था अयोगवाह। ठीक है। अयोगवाह की अगर बात करें तो अयोगवाह हमारे पास संख्या में कितने थे? 2 थे। एक को हमने अनुस्वार कह दिया और एक को हमने क्या कह दिया? विसर्ग कह दिया। अनुस्वार और दूसरा है मित्रों विसर्ग। ठीक है। एक अनुस्वार है, दूसरा क्या है? विसर्ग है। फिर बात करते हैं मित्रों, हमने बात की थी मूल स्वर। ठीक है। तो मूल स्वर हमारे पास कितने थे? 33 थे। और आपको बताया था क, च, ट, त, प, ये 5 तो वर्ग हैं। और य, र, ल, व, तालवी श, मूर्धन्य श,
दंती स और ह, ये जो है मित्रों क्या है 8 व्यंजन है। इस तरह से मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो 33 मूल व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हमने देखा तो संयुक्त व्यंजन हमारे पास थे, संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन जो है वो संख्या में कितने थे, 4 थे। इसके बाद हमने बात की उत्क्षिप्त व्यंजनों की, उत्क्षिप्त व्यंजन, तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे पास कितने थे, उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे पास 2 थे। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों को हम जानते हैं क्ष, त्र, ज्य और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन थे। और इधर अगर हम बात करें ड़ और क्या था ढ, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन थे। और विदेशी वर्ण अगर आप देखें, विदेशी वर्ण, ठीक है, विदेशी वर्ण जिनको हम आगत स्वर और व्यंजन कहते हैं, ये 4 थे मित्रों, आप सभी जानते हैं, है ना। एक तो आ, चंद्र, है ना, अर्धचंद्र वाली बात हो गई आ, ठीक है, ख, ज, नुक्ता लगा हुआ, और फ, ये हमारे आगत जो है स्वर और व्यंजन है, आगत वर्ण है। टोटल अगर हम यूं देखते हैं तो 56 वर्ण हैं मित्रों। तो विदेशी वर्णों सहित या आगत वर्णों सहित अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की अगर बात की जाती है तो 56 वर्ण है। और अगर सीधे तौर पर हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 हमें प्रायोरिटी वाइज ठीक करना है। तो मित्रों ये हमने देख लिया था। अब हम इससे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आशा कर रहा हूं जितने मित्र जुड़ पा रहे हैं, एक पुनीत कार्य आपको जरूर करना है, और वो ये है कि कक्षा को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने का दायित्व आपके पास है। अब आप देखिए मित्रों, इससे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आज आपको एक यूनिक डायग्राम बनाकर समझाने का प्रयास करूंगा, और उस डायग्राम के अनुसार ही आप समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो खड़ी पाई वाली भाषा है। ठीक है, खड़ी पाई वाली लिपि हमारी, मान लीजिए खड़ी पाई वाली लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, खड़ी पाई वाली लिपि है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। आप देखिएगा यहां पर कुछ मैं बिंदियां बना रहा हूं। एक बिंदी यहां पर इस रूप में बनती है जैसा कि आप सभी जानते हैं, और यहीं पर एक चीज ऐसी भी बनती है ना, 2 चीजें हैं यूं मान लीजिए। ठीक है, एक बिंदी अगर आप देखेंगे तो यहां लगती है, एक बिंदी अगर आप देखें तो यहां लगती है, और एक बिंदी अगर आप देखें तो यहां लगती है। यानी वर्णों में बिंदियां इस तरह से लगती है, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा इस बात को हम कैसे समझते हैं। सबसे पहले अगर इसके लिए कोई कहे, जैसे आप देखिए आपने लिखा क, ये देखो खड़ी पाई ये रहा, आपने लिखा ख, ये देखिए ये रही खड़ी पाई, आपने लिखा ग, ये देखिए ये रही खड़ी पाई। ठीक है, और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको लटके हुए वर्ण कहते हैं। ये लटके हुए वर्ण है, ध्यान रखना, जैसे अंगूर का गुच्छा लटका हुआ होता है ना, वैसे लटके हुए वर्ण है। ठीक है, कुछ खड़ी पाई वाले हैं तो कुछ अंगूर के गुच्छे की तरह लटके हुए वर्ण है। तो ये जो बिंदियां हैं मित्रों, इसको हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये चंद्र बिंदी है। ये कौन सी बिंदी मित्रों, चंद्र बिंदी है। ठीक है, ये चंद्र बिंदी है। ये चंद्र बिंदी है। ठीक है दोस्तों, चंद्र बिंदी है। ये जो है मित्रों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शिरोरेखा। यानी हिंदी भाषा की अगर बात करें तो देवनागरी लिपि में हमें शिरोरेखा खींचने की आवश्यकता है। हाँ, ये अलग बात है कि गुजराती है तो उसको हम ऐसा लिखते हैं, यहां शिरोरेखा की बात नहीं होती है। ठीक है, शिरोरेखा की बात गुजराती में नहीं होती लेकिन हिंदी में है, तो शिरोरेखा है। फिर मित्रों ये जो देख रहे हैं खड़ा हुआ जो डंडा है, इसको कहते हैं ये खड़ी पाई है। ये क्या है मित्रों, खड़ी पाई है, खड़ा डंडा है यूं मान लीजिए, इसी के ऊपर वर्ण जो है वो टिका हुआ है। ये जो बिंदी है मित्रों, इसको हम कहते हैं पंचमाक्षर बिंदी। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर बिंदी। अब इस पंचमाक्षर बिंदी को कैसे समझेंगे मित्रों, हमारे पास पंचमाक्षर हैं ङ, ठीक है, ङ, य, ण, न और म। जब ये स्वर सहित होते हैं तब तो इनको ऐसा का ऐसा लिखा जाता है। स्वर सहित है तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा, ये स्वर सहित है। ठीक है, लेकिन मान लो ये पंचम वर्ण जो है अगर स्वर रहित हो, ये देखिए स्वर रहित हो गए, है ना, हल चिन्ह लगा दिया, स्वर रहित हो गए। ये देखिए ये स्वर रहित हो गए। अगर ये स्वर रहित है मित्रों तो ध्यान रखना इनका प्रयोग इस रूप में भी होता है,
इनका प्रयोग ये अंग के हलंत चिन्ह लगा दिया, ऐसे भी होता है, या जैसे आप देख रहे हैं तो ये देखिए चंचल लिखा, ऐसे भी होता है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया कि ये जो स्वर रहित पंचम वर्ण है इनको हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? बिंदी के रूप में लिखते हैं। तो बिंदी हमेशा कहाँ लगेगी? जहां स्वर रहित पंचम वर्ण है उससे ठीक आगे वाले वर्ण पर क्या लगेगी? बिंदी। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बस आपका डेडिकेशन जो है, आपका ध्यान जो है स्क्रीन की तरफ रहना चाहिए, बस, और कोई दिक्कत नहीं है ना। और स्पेशली जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनके लिए कक्षाएं बहुत छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाने वाली है। और आप भी जब शिक्षक की भूमिका में आएंगे तो ध्यान रखना है बच्चे को सरल तरीके से हमें बताने का प्रयास करना, ना उलझाना नहीं है। फिर मित्रों ये जो है इसको हम कहते हैं ताड़न जात बिंदु। ठीक है, ताड़न जात बिंदु है। और ये जो मित्रों जो है वो है नुक्ता। ध्यान दीजिएगा, नुक्ता। जैसे देखो क में नुक्ता लगाया है। ताड़न जात बिंदु की बात करते हैं तो आपको पता है ड और क्या है ढ, ये ठीक नीचे बिंदी लगती है, ये ताड़न जात बिंदु है। और जैसे ही आप जानते हैं कि ख है ना और फ, तो आप देखेंगे ये जो बिंदी दिख रही है वो क्या है? नुक्ता है। तो आशा करता हूं एक छोटी सी बात थी लेकिन सरल तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। ये शिरोरेखा है मित्रों, ये खड़ी पाई है, ये पंचमाक्षर बिंदी है या पंचमाक्षर बिंदु है, और अंग में आप देख रहे हैं ये इस जगह लगा हुआ है। फिर देखिए ताड़न जात बिंदु है। ताड़न जात बिंदु हमेशा किसी भी शब्द में मध्य के वर्ण में या अंतिम वर्ण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द के प्रारंभिक वर्ण में, है ना, ये अपने ताड़न जात वर्णों का या उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अरबी फारसी भाषा के प्रभाव की वजह से आप देखते हैं कि कई ऐसे वर्ण हैं जिसमें नुक्ता का प्रचलन है। नुक्ता और ये जो ताड़न जात बिंदु है, इन दोनों का काम है स्ट्रेस देना, यानी उसके ऊपर थोड़ा दबाव सहित बोलना। ठीक है मित्रों, तो यहां जैसे ही आप लिखेंगे सड़क तो ये नुक्ता है, ध्यान रखना, सॉरी ये ताड़न जात बिंदु है। और इधर अगर आप बात करेंगे जैसे हमने लिखा वो उससे खफा है, क्या है? खफा है, ध्यान रखना, वो उससे क्या है? खफा है। तो आप देखिए खफा है तो ये रहा, ये जो है पंचमाक्षर है, नुक्ता है मित्रों, क्या है? सॉरी नुक्ता है, ये नुक्ता है, स्ट्रेस है यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा दबाव के साथ बोलना है। तो यहां तक समझ में आ गया। चलें आगे की तरफ। तो आज हम एक छोटी सी रोचक जानकारी और ले लेते हैं। आप सबके मन में जो भाव होगा वो है साहब कि उच्चारण के स्थल के बारे में बार बार बात होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं उच्चारण स्थल। उच्चारण स्थल, देखिए छोटी छोटी बातों के लिए ये कक्षा है। मैं आपको बहुत ज्ञानी नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको देना चाहता हूँ जिससे आप परीक्षा में सटीक तरीके से अपना काम निकाल लें। ठीक है, फिलहाल एक बार हमें हमारा काम निकालना है, उसके बाद महाज्ञानी का पट्टा पहन लेना है ना। पहले हम थोड़ा सा अपना काम निकालने का प्रयास करें और अच्छे से उस दृष्टिकोण से विचार करें। देखिए मित्रों, उच्चारण स्थल या उच्चारण अवयव, कुछ भी कह दीजिए, मुख है और मुख में बहुत सारे ऐसे अवयव हैं। इन अवयवों की वजह से ही क्या होता है मित्रों, उच्चारण कर पाते हैं। तो यहां आप देखिएगा, सबसे पहले हम देखें तो यहां हम एक चित्र बना रहे हैं। ठीक है, आप भी बना सकते हैं चाहें तो। ठीक है, ड्राइंग मेरी जैसी भी है स्वीकार कर लीजिएगा, बस आपको समझाना मेरा ध्येय है। ये एक, मान लीजिए मैंने मनुष्य की खोपड़ी बना दी, है ना, और हम यहाँ पर अब बात करते हैं मुखावयवों की। तो मुखावयवों में आप देखेंगे मित्रों, ये जो है मित्रों ऐसे टेंटेटिव आपको समझना है। ठीक है, ये इस तरह से आप देखें, ठीक है दोस्तों, ये एक आकृति आपके सामने बना दी। अब जरा इसका नामकरण संस्कार कर लेते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। आप जानते हैं कि उच्चारण के जो हमारे अवयव हैं, है ना, वो सभी अगर सही दिशा में अच्छे से काम करते हैं तो उच्चारण अच्छा हो जाता है, और अगर उनमें किसी में भी अगर कोई तकलीफ है, खराबी है, तो उच्चारण बाधित हो जाता है, हम बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते।
ये जो आप देख रहे हैं ये है मित्रों आपकी नासिका, शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और प्रेस्टिजियस अंग है। इसलिए हर कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमें ये चिंता रहती है कि हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। और जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते तब भी ये आपके नाक का सवाल होता है, इसलिए हमें अपनी नाक बचानी है। तो नाक महत्वपूर्ण है उच्चारण के लिए भी। और यहाँ बहुत सारे ऐसे है ना फिल्टर लगे हुए होते हैं, जैसा कि आपको ध्यान है ना, वायु जो है छनकर अंदर जाती है, तो परमात्मा ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है, नासिका है। ठीक है मित्रों, ये वाला जो भाग है आप सभी जानते हैं ये ओष्ठ है, उच्चारण में इनका बहुत योगदान है। और ये जो बीच में दिख रहा है आपको पता है ये दंत है, उच्चारण में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दांतों की जहां जड़ें होती है मित्रों उसको कहते हैं वत्स्य। क्या कहते हैं? वत्स्य, जिसको सरल शब्दों में आप कह सकते हैं मसूड़ा। क्या कह सकते हैं? मसूड़ा। ये मसूड़ा है जहां दांतों की जड़ है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं जिह्वा। क्या कहते हैं मित्रों? जिह्वा। जिह्वा के 3 भाग होते हैं, इसको हम कह रहे हैं अग्रभाग, इसको हम कह रहे हैं मध्य भाग, ठीक है, और इसको आप कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं पश्च भाग। यानी जिह्वा को हम 3 भागों में यूं विभाजित कर सकते हैं। आगे का जो टिप है अग्रभाग, बीच का भाग और अंतिम भाग, तो अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, ये जो पार्ट देख रहे हैं मित्रों इसको हम कहते हैं अली जिह्वा। अली जिह्वा, ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा लिखा हुआ आ जाता है जिह्वा। ये व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है, छोटी बात पर ध्यान दिला रहा हूं, लेकिन हिंदी में तो बातें ही छोटी छोटी है भाई। इस पर ध्यान देना जिसको आ गया वो हिंदी का पक्का सच्चा वाला विद्यार्थी बन जाएगा। इसलिए हमें तो यहां ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, अली जिह्वा, या इसको हम कह सकते हैं कांकल्य, या इसको सरल शब्दों में हम कह सकते हैं भाई कागला, है ना। अपने देसी भाषा में अगर बोले तो यहाँ अंदर एक पार्ट लटका हुआ आपको मिलेगा, है ना, और आप मुंह फाड़ कर अगर दर्पण में देखेंगे तो शायद आपको वो दिख सकता है प्रतिबिंब के रूप में, बाकी ऐसे इजी वे में दिखता नहीं है। तो ये कांकल्य है। ठीक है, ये वाला जो भाग है मित्रों इसको हम कह रहे हैं कि ये कंठ है। और जब भी कोई अच्छा बोलता है तो प्रशंसा हम उसके कंठ की करते हैं, क्योंकि कंठ के इर्द गिर्द एक ये जो पूरा तंत्र है मित्रों इसको हम कहते हैं ये स्वर तंत्र है, ये साउंड सिस्टम है, ये मान लीजिए। अच्छा, प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस होती है मित्रों इधर से, यानी फेफड़ों से जो प्राण वायु जो है वो रिलीज होती है। कहने का मतलब ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बोलने की प्रक्रिया में जो वायु बाहर निकालते हैं उसका उपयोग है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो है ये जो है फेफड़ों से वायु रिलीज होती, सीधी यहां टकराती है। इस स्वर तंत्र में क्या है? तंत्रिकाएं हैं। तंत्रिकाओं में कंपन होता है, और कंपन से ही किसकी उत्पत्ति होती है मित्रों? ध्वनि की उत्पत्ति होती है। कभी अ बोल लेंगे, कभी क बोल लेंगे, और बोलते समय आपको सबसे ज्यादा सक्रिय स्थिति अगर किसी की अनुभूत होती है तो जिह्वा की है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से जो वायु बाहर निकलती है वो वायु कहीं कहीं कंठ से टकराती है। कंठ जो है आवाज का जनरेटर है, यहीं से आवाज की ध्वनि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द स्वर तंत्र है, और स्वर तंत्र में जो है क्या है? स्वर तंत्रिकाएं हैं। और स्वर तंत्रिकाओं में जब कंपन होते हैं तो भौतिक विज्ञान में हमें यह बताया गया कि कंपन से ही किसकी उत्पत्ति होती है? ध्वनि की उत्पत्ति होती है। लेकिन जिह्वा उस एक ध्वनि को अनेक तरह का शेप देने का काम करती है। तो उस ध्वनि से कभी हम क बोल लेते हैं, कभी च, कभी ट, कभी प। इन सब में जिह्वा का एक महत्वपूर्ण रोल है। बाकी अवयवों का भी यथास्थान उपयोग किया जाता है। ये जो मित्रों आप भाग देख रहे हैं, ये वाला, ये जो रिक्त स्थान दिख रहा है इसको कहते हैं हम नासिका विवर। क्या कहते हैं दोस्तों? नासिका विवर। सरल विवर का अर्थ होता है रिक्त स्थान, पोला स्थान, है ना, खोखला भाग। विवर का अर्थ ये होता है। तो नाक की जो नली है मित्रों उसको कह दिया हमने नासिका विवर कह दिया। और इसके साथ साथ ये अगर आप देखें तो ये आपका अगर देखें ऊपर, तो ये ऊपरी जबड़ा है ना, ऊपरी जबड़ा है। इसमें मित्रों आप देखिएगा ऊपरी जबड़े में एक पॉइंट यहां पर है, जिह्वा टच करती है, उसको हम कहते हैं मूर्धा। उसको मित्रों क्या कहते हैं? मूर्धा। और एक यहां पर पॉइंट और होता है, उसको हम कहते हैं तालु। तो कुल मिला के ये जो ऊपरी झबड़े में 2 ऐसी जगह है, स्पॉट है, जहां जिह्वा का अगला टिप जो है वो स्पर्श करता है। तो इस भाग को जहां यहां स्पर्श करता है तो इस भाग को हमने मूर्धा कह दिया।
इसके ठीक पास में थोड़ा पीछे की तरफ एक भाग और है जहां टच की जाती है, जिह्वा टच करती है, उसको हम क्या कह देते हैं मित्रों, उसको हम कह देते हैं तालु। तो आशा करता हूं कि आपको इस चित्र के माध्यम से प्रमुख अवयव जो हैं उच्चारण के या प्रमुख स्थल हैं उनकी जानकारी मैंने आप तक पहुंचा दी। और ये सारे स्थल जब कह सकते हैं स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो आवाज जो है वो बहुत अच्छी निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत अच्छे से ध्वनि जो है वो क्या होता है, उत्पन्न होती है दोस्तों। तो यहां ये समझ में आ गया हो तो एक बार जरा बटन दबाकर थोड़ा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और जब इस तरह से आप समझेंगे तो देखो ना, हिंदी व्याकरण को किस सुंदर तरीके से आप समझ जाएंगे और बहुत अच्छे से इन सारी बातों को आप समझ पाएंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मित्रों किसकी, कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं वर्ण विचार की, उनको हम देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, आपके ध्यान में आनी चाहिए, है ना। कुछ प्रमुख तथ्य तो मैं लिखता हूं, वर्ण विचार के प्रमुख तत्व या प्रमुख तथ्य, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके समक्ष यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। और वैसे तो वर्ण विचार में स्वरों के भेद भी पढ़े जा सकते हैं, व्यंजनों के भेद भी पढ़े जा सकते हैं, अनुनासिक को अलग से पढ़ा जा सकता है, अनुस्वार को अलग से पढ़ा जा सकता है, नासिक के ध्वनियों को समझा जा सकता है, बलाघात को समझा जा सकता है, स्वराघात को समझा जा सकता है, प्लुत स्वर क्या होते हैं इसको समझा जा सकता है, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं इसको समझा जा सकता है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो काम की बातें हैं उन पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, ध्यान रखना। सबसे पहले आप देखिएगा भाषा की सबसे छोटी या लघु कह दीजिए, लघु, ठीक है, मौखिक इकाई, ध्यान देना, मौखिक इकाई, मौखिक इकाई में ई एक बड़ा आएगा, इकाई ध्वनि है ना। इकाई कौन सी है मित्रों, ध्वनि है। अगर मौखिक इकाई के बारे में बात करें तो मौखिक इकाई हमारी कौन सी है, ध्वनि है। फिर दूसरा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, प्रश्न पर निर्भर करेगा कि प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है, लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की अगर बात करें तो वर्ण है। लेकिन प्रश्न इस तरह से आ जाए, देखना कैसे आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्यान देना, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, न तो मौखिक पूछा न लिखित पूछा, कुछ नहीं पूछा, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यहां पर अगर कोई लिखित मौखिक नहीं पूछते हैं तो हम प्रायोरिटी जो है वो किसको देंगे मित्रों, वर्ण को प्रायोरिटी देंगे। किसको प्रायोरिटी देंगे, वर्ण को प्रायोरिटी देंगे, है ना, वर्ण को प्रायोरिटी देंगे, ध्यान रखना, प्राथमिकता देंगे। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि ये स्पष्ट ध्वनि भी है ना, और सबसे छोटी भी है जिसके टुकड़े संभव नहीं होते, इसलिए प्राथमिकता किसको देंगे, हम वर्ण को देंगे। फिर बात करते हैं अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, मित्रों बात है किसकी, अर्थ के आधार पर, ध्यान रखना। इसलिए प्रश्न को सही तरह से पढ़ना बहुत आवश्यक है। कई विद्यार्थी हड़बड़ाहट में सही नहीं पढ़ते हैं, फिर गलती हो जाती, फिर कहते हैं सर सॉरी सर। अब वो सॉरी का काम आएगा दोस्तों, है ना, वो सॉरी काम नहीं आ सकता। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो अर्थ तो आता ही शब्द में है, इसलिए अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई अगर कोई कही जाए मित्रों तो वो कौन सी होगी, वो होगी शब्द। फिर देखिएगा भाव, ठीक है, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, सबसे
छोटी इकाई, ठीक है। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है मित्रों? तो भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वाक्य। ध्यान देना, प्रश्न पर ध्यान देना। फिर है अर्थ व संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई कौन सी होती है मित्रों? ध्यान देना, वाक्य। अगर प्रश्न सरल सा आ जाए, सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, भाषा की, है ना, या यूं लिख लिया जाए कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ध्यान देना, न तो अर्थ पूछा न कुछ और पूछा, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो वाक्य ही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मित्रों। तो कुछ छोटी छोटी बातें हमने लिखी, अभी और भी हम इसमें बातें ऐड कर रहे हैं। एक बार आप जरा इसको थोड़ा और समझ लें अच्छे से तो मुझे अच्छा लगेगा। भाषा की सबसे छोटी या लघु मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है, ठीक है, क्लियर। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? तो मित्रों वर्ण है। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, न लिखित पूछा है न मौखिक पूछा है, तो वर्ण को हमें प्राथमिकता देनी है ना, ऑप्शन में है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई मित्रों, अर्थ आता ही शब्द में, ठीक है, इससे पहले प्राय अर्थ नहीं होता है। फिर देखिए, भाव या भावार्थ के आधार पर अगर छोटी इकाई की बात करें तो वाक्य है मित्रों। शब्द में भाव नहीं छिपा होता है, वाक्य है तो वो कोई भावार्थ, कोई सरलार्थ, उसका कुछ समझने का हम प्रयास कर सकते हैं, तो वाक्य। और फिर है मित्रों, अर्थ व संरचना के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, अर्थ व संरचना के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई की अगर बात करते हैं मित्रों, तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य है। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तब भी हम क्या कहने वाले हैं? वाक्य। सबसे बड़ी इकाई भी कौन सी है? वाक्य है। तो यहां तक बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और गम की अंधेरी रात में इस दिल को बेकरार न कर, सुबह फिर आएगी, सुबह का इंतजार कर। पंक्तियां बहुत है जो हमें प्रेरित करती है, लेकिन प्रेरणा प्राप्त करने वाले भी तो होने चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं बहुत ताकतवर हूं, उनको अक्सर आत्मघाती कदम उठाते हुए देखा जाता है। समय बड़ा बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। समय का जिसने ध्यान रखा, समय की नब्ज को जिसने पकड़ लिया, समय की धारा को जिसने समझ लिया, समय को जिसने हृदयंगम कर लिया, समय की जिसको पहचान हो गई, बस जिसने समय के साथ ताल ठोकने का निरंतर प्रयास किया, समय ने उसे सिरमौर बना दिया। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समय। इसलिए समय की कदर करना सीखो मेरे दोस्तों। हम अगर इस समय की कदर करेंगे तो यही समय हमें अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का पुंज बना देगा, और जो सपने आपने देखे हैं उन सपनों को साकार करने में ये समय ही आपकी मदद करेगा। इसीलिए प्राय आपने सुना होगा, अरे यार आजकल तो इसका समय सही नहीं चल रहा है, हद हो गई। फिर बोला यार इसका अच्छा टाइम आ गया यार, पहले क्या करता था, फुटपाथ के ऊपर पड़ा था, आज तो इसका यार समय बहुत अच्छा आ गया है। अब आप देखिए, व्यक्ति वही था, बदला क्या समय। इसलिए हमें समय की कद्र करनी चाहिए। तो आइए कुछ बातें और सीख लेते हैं जल्दी से। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, ध्यान दीजिए। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है मित्रों? तो ध्यान रखना, कुल संख्या जो होती है वो 52, ठीक है। विदेशी वर्णों सहित, ध्यान देना, अगर ऐसा पूछे विदेशी वर्णों या
आगत वर्णों सहित, आगत वर्णों सहित कुल संख्या, वर्णों की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, कुल संख्या कितनी होती है मित्रों? 56 होती है। ठीक है, अगर प्रश्न ये आ जाए हिंदी वर्णमाला में, ध्यान देना, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है। अब न तो कुल पूछा न मूल पूछा, ऐसे प्रश्न के उत्तर में अगर ऑप्शन में 52 हैं तो आपको 52 को प्रायोरिटी देनी चाहिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी वर्णमाला में 52 वर्णों को प्राथमिकता दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसे कुछ वर्ण हैं क्या जो मानक नहीं है लेकिन प्रचलित हैं? तो ये एक ऐसा वर्ण है जो मानक नहीं है। ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये ऐसा था, धीरे धीरे हमने ऐसा कर दिया द्य। ये मानक नहीं है लेकिन चलता है। वर्णमाला में कहीं ढूंढने जाओगे तो किसी भी संयुक्त व्यंजन में ये दिखेगा नहीं, लेकिन लिखते हैं, विद्यालय वगैरह विद्यार्थी सब में लिखते हैं। और ये किसका कॉम्बिनेशन है? तो ये भी आप जानते हैं कि द आधा है और यह पूरा है। इन दोनों को वर्तमान में लिखने का तरीका ऐसा है ना? तो ये ऐसा नहीं लिखकर अभी हम ऐसा लिख लेते हैं सीधा, थोड़ा सा शॉर्टकट। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या कितनी है? फिर हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना, मूल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? मूल वर्णों की संख्या 44 है। ठीक है, फिर आप देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। फिर देखिए हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या, तो मात्राओं की संख्या की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। फिर मित्रों बात करें आगे की तरफ, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, मात्राओं की संख्या 10। हिंदी वर्णमाला में आप देखिए अगर बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षरों की संख्या, परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है संयुक्ताक्षरों की संख्या। अगर प्रश्न ऐसा आता है संयुक्ताक्षरों की संख्या तो हमें 8 बतानी है। क्यों बतानी है? क्योंकि अलग अलग नहीं पूछा है, संयुक्त व्यंजन कितने, संयुक्त स्वर कितने, है ना? तो संयुक्त व्यंजन को भी संयुक्ताक्षर कहते हैं और संयुक्त स्वर को भी संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो फिर यहां पर हम बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या, आनंद आ रहा है या नहीं? जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी से कमेंट की अपेक्षा रहती है, इसलिए ताकि एक हमें पता चल जाए कि कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हो। हम तो जब पढ़ते थे तब बोर होते ही नहीं थे। और सर, क्योंकि जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जिस विद्यार्थी के भीतर जिज्ञासा नहीं, अनुकरण का विशेष ध्यान नहीं और अभ्यास की ललक नहीं, मित्रों वो क्या भाषा सीखेगा? जीवन में उसे बड़ा, है ना, संकट से गुजरना ही पड़ेगा, पक्की बात है। इसलिए ये सब बातें हमें सीखनी है। ठीक है, फिर देखिएगा हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होगी मित्रों? संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होगी। याद रखिएगा आप इस बात को। ठीक है दोस्तों, और फिर हम अगर बात करें तो हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी? ह्रस्व, लघु,
या मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। तो आप सभी जानते हैं कि ऐसे स्वरों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, फिर आप देखिएगा हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7। फिर देख लीजिएगा हिंदी वर्णमाला में यौगिक स्वरों की संख्या कितनी है, यौगिक, ठीक है, यौगिक स्वर कितने हैं, तो 3 हैं। और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, संयुक्त स्वरों की संख्या अभी हमने देखा ही था 4 होती है। तो ये कुछ अच्छा मात्राएं, मात्राएं स्वरों की होती है, की होती है, ठीक है, हाँ। और अनुनासिकता स्वरों का गुणधर्म है, अनुनासिकता स्वरों का गुणधर्म है, का गुणधर्म है। और अनुस्वार व्यंजन का गुणधर्म है, या व्यंजनों का गुणधर्म है, ठीक है। स्वरों का प्रयोग, स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ, स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ प्रायः मात्रात्मक रूप में होता है, रूप में होता है। किस रूप में होता है दोस्तों, मात्रात्मक रूप में होता है। फिर अगर आप बात करें तो स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ प्राय मात्रात्मक रूप में, मतलब समझना कि ये क है, इसमें अ है, लेकिन जैसे ही आ करना है तो ऐसे, जैसे ही ई लगाना है तो मात्रा लगा देंगे। तो प्रायः व्यंजनों में स्वरों का जो प्रयोग होता है व्यंजनों के साथ मात्रात्मक रूप में होता है। किसी व्यंजन को स्वर रहित बताने के लिए हल चीहन का प्रयोग किया जाता है, हल चीहन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हल चीहन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आपने ऐसा लिखा, इसका मतलब ये केवल क्या है, व्यंजन है, उच्चारण संभव नहीं है, लिखित रूप है, वर्ण है ना। लेकिन ये जो हल चीहन है इसको हल चीहन बोलते हैं, ठीक है। ये हल चीहन है, इसका अर्थ होता है एब्सेंस ऑफ वॉवेल, यानी इसमें स्वर की क्या है, अनुपस्थिति है, एब्सेंस ऑफ वॉवेल है, ये हलत चिन्ह है। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं मित्रों, पूरे को हम कहते हैं हलंत, पूरे को ही हम क्या कहते हैं, हलंत। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी बातें आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। आशा करता हूं आपको आज की कक्षा उपयोगी लगी होगी, क्योंकि ये तो आपके कमेंट पर ही निर्भर करता है। तो निःशुल्क कक्षा का स्वागत आपको सदैव करना चाहिए, ताकि ज्ञान की गंगा बहाने वाले मेरे जैसे जो शिक्षक साथी हैं YouTube के ऊपर निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे आपसे, है ना, कुछ न कुछ आपको दे ही रहे हैं, तो उनका हौसला अफजाई करना, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, सभी के लिए कह रहा हूँ, है ना। जो भी शिक्षक की भूमिका में कार्य कर रहा है उनकी हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको जो आप वीडियो देखते हैं उसको ज़रूर आप अन्य विद्यार्थी तक पहुंचाएं, उसको लाइक कर दें, आप शेयर कर दें, ये आपका दायित्व बनता है, ताकि अधिकाधिक मित्रों को लाभ हो। हाँ मित्रों, एक हमारा जो एप्लीकेशन है, आपको ध्यान है ना, मधुरम
हिंदी प्रो, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आपको पीटीईटी का जो व्याकरण का कोर्स है मित्रों, पीटीईटी का व्याकरण का कोर्स है 199 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। सारी कक्षाएं, वीडियोस, पीडीएफ सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगी। और अगर आप बीएसटीसी का टेस्ट देने जा रहे हैं, प्री बीएसटीसी करने जा रहे हैं, तो मात्र 99 रुपये में आपको पूरा हिंदी का कोर्स दिया जा रहा है। बाकी की कक्षाएं कुछ रिकॉर्ड हो रही है, आपकी संख्या उचित होने पर उनको फ्लैश कर दिया जाएगा, है ना। मेंटल एबिलिटी के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। हम आपके लिए जो शिक्षण अभिरुचि है ना, अभिवृत्ति है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो आप जो है अगर पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का भी उपयोग करें, यहाँ पर भी आपको उसी रूप में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है मित्रों, और ये जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होती है प्रतिदिन क्लास की। तो ये टेलीग्राम चैनल जो है उसको आपको ज्वाइन करना है, और चैनल का नाम भी मित्रों मधुरम हिंदी ही है। तो आप सीधा टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं मधुरम हिंदी, या फिर लिंक से सीधा ही आप जाएं और इसको ज्वाइन कर दें। तो आपको पीडीएफ, क्लास की सूचनाएं, अन्य जानकारियां, दैनिक प्रश्न, ये सब आपको वहां पर मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज की कक्षा में हम यहीं जो है विराम लेते हैं, और फिर कल 8:15 बजे रात्रि को आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।